नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। गुजरात में पहले चरण के सीटों पर मतदान खत्म होते ही दूसरे चरण का प्रचार चरम पर। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं छोड़ रहे कोर कसर। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस, पाटन, सोजित्रा और अहमदाबाद में करेंगे चुनावी जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मेहसाणा और अहमदाबाद में करेंगे चुनावी रैलियां। वडोदरा में करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पुरुषोत्तम रुपाला वीरपुर, दमोह, खेड़ा और मेहसाणा में 4 जनसभाएं करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मेहसाणा जिले में 2 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मेहसाणा के कड़ी में रोड शो करेंगी और डीसा में जनसभा को संबोधित। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता भी पूरे दमखम के साथ राज्य में कर रहे हैं चुनावी प्रचार। आपके बड़े नेता भी जनता को लुभाने के लिए कर रहे हैं रोड शो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रतापगढ़ी सहित अन्य नेता भी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे प्रचार। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज जनसभाएं करेंगे। साथ ही भगवंत मान का रोड शो का भी कार्यक्रम है। गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों के 89 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 60% डाले गए वोट। कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का हुआ फैसला ईवीएम में कैद। पहले चरण में मतदान के लिए कुल 25,430 मतदान केंद्र बनाए गए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पहली बार आधे मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की गई। निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंतजाम किए गए। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी हर मतदान केंद्र पर सुविधाएं बनाई गई। कई जगहों पर महिलाओं ने भी जमकर मतदान किया। कई पोलिंग बूथ्स पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी पहली बार मतदान का उत्साह देखते ही बनता था। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो कि 16 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरा। गुजरात में दूसरे चरण के लिए कल प्रचार अभियान थम जाएगा। इस दौरान सड़क किनारे आपार जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री का काफिला जहां भी गुजरा, लोगों ने गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की महान विभूतियों सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। रोड शो के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने मिसाल पेश करते हुए पीछे से आ रही एम्बुलेंस को रास्ता दिया। एक एम्बुलेंस उसी सड़क पर आ गई जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस पार्टी भी जमकर प्रचार कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार, लेकिन उसके राज में गरीबों की समस्याएं हल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का भी प्रचार अभियान जोर शोर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रचार कर रहे हैं और कल अहमदाबाद में रोड शो भी किया। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में राज्य के 93 सीटों पर 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के लिए भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को। दिल्ली में आज नगर निगम चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी जी जान लगा दी। उम्मीदवार आज शाम तक ही जनसभाएं कर पाएंगे। इसके बाद वे चुनाव चिन्ह का झंडा गाड़ी पर लगाकर नहीं घूम पाएंगे। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए और इसका हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भांति एक दिन पहले ही चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। राजधानी में 4 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध कर रहा है। आयोग ने अतिरिक्त सावधानी के रूप में गड़बड़ी की आशंका वाले बूथों पर वेबकास्टिंग सुविधा की भी योजना बनाई। दिल्ली में आज से रविवार तक चलेगा ड्राई डे, जिस दौरान निकाय चुनावों के कारण शराब की बिक्री प्रतिबंधित। आबकारी विभाग ने एमसीडी चुनाव के चलते आज से रविवार तक शराब की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज इंडिया गेट पर दिव्य कला मेला 2022 का करेंगे उद्घाटन, जिसमें देश भर के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी
अपने उत्पादों और कौशल का करेंगे प्रदर्शन। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और प्रतिमा भौमिक रहेंगी उपस्थित। ये मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज समावेशन संगोष्ठी का आयोजन करेगी। नाडा ने दिव्यांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और जागरूकता पर व्यापक मॉड्यूल विकसित किया। पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय गुवाहाटी में 1 दिवसीय कार्यशाला करेगा आयोजित। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने, ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता का इस्तेमाल बढ़ाने जैसे बिंदुओं पर इस कार्यशाला में चर्चा की जाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी बेंगलुरु में एयर कमांडरों को संबोधित करेंगे। सुरक्षा की मौजूदा और उभरती स्थिति और भविष्य की नीति के बारे में करेंगे चर्चा। चंडीगढ़ में आज से 4 दिसंबर तक चंडीगढ़ कार्निवल होने जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। इस बार का कार्निवल कई मायनों में बेहद खास। कार्निवल में आज कॉलेज के 148 छात्र लेजर वैली में अपनी कला को करेंगे प्रदर्शित। देश में पहली बार जंगलों का सॉइल हेल्थ कार्ड जारी होने वाला है। वन उत्पादकता संस्थान आज रांची में वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड करेगा जारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक आज पैकमल, जरभंद और पदमपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे पदमपुर उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार वर्षा सिंह बरिहा के लिए प्रचार करेंगे। एनआईए की विशेष अदालत ने नकली भारतीय मुद्रा नोट मामले में 2 व्यक्तियों को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने बिहार के विनोद निषाद और गुजरात के महफूज शेख को सूरत की जाली मुद्रा मामले में 2019 में दर्ज मामले में दोषी ठहराया था। भारतीय तटरक्षक बल ने श्रीलंका ने 4 मछुआरों को सुरक्षित बचाया। ये मछुआरे 63 दिन से लापता थे। ये मछुआरे 25 सितंबर को मछली नौका लेकर रवाना हुए और अंडमान निकोबार में एक छोटे द्वीप कोमाटा के निकट पहुंच गए। नौका में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और संपर्क टूट गया था। अंडमान के स्थानीय मछुआरों को इस नौका के बारे में पता चला। उन्होंने तटरक्षक बल को इसकी जानकारी दी। बल ने श्रीलंका के मछुआरों को सभी सहायता उपलब्ध करवाई और उन्हें भारत के समुद्री तट पर ले आए। कोविड से बचाव के लिए नाक में दी जाने वाली भारत की विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मिली मंजूरी। इसका इस्तेमाल 18 वर्ष उसके ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों के लिए आपात स्थिति में किया जा सकेगा। इस वैक्सीन के लिए उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों का खर्च कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने वहन किया। धनाकोट धमाके मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने फरार चल रहे आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हनी को कल गुरुवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से आने पर गिरफ्तार कर लिया। एनआईए का कहना है कि पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख हरप्रीत सिंह लखबीर सिंह रोडे का करीबी है और पिछले साल दिसंबर में लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में से एक था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 242 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। प्रदूषण से गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शिवलिंग की पूजा करने के अधिकार, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और ज्ञानवापी परिसर में बने अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले पर सुनवाई करेगी। मुंबई उच्च न्यायालय भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। लातविया की एक महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म मामले में तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त सत्र अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। सरकार ने गुरुवार को स्थानीय स्तर पर उत्पादित तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाने की घोषणा की, जिसे घटाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया गया। इसके अलावा डीजल पर निर्यात को भी घटाकर 6.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। नवंबर के महीने में देश में जीएसटी कलेक्शन 1,45,867 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसकी अवधि में 11% ज्यादा है। कर्नाटक ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए AI संचालित पोर्टल स्थापित किया, जो कि छात्रों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने की और कई तरीकों से सहयोग करने के लिए एक व्यापक बाजार के रूप में काम करेगा।
उत्तर रेलवे ने बीते 30 नवंबर को एक दिन में अब तक की सर्वाधिक स्क्रैप बिक्री मूल्य 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय रेलवे ने मिशन मोड के तहत इस वर्ष नवंबर 2022 तक माल लदान से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अर्जित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना करार दिया और ये बताया कि योजना के तहत किसानों से हर साल करीब 5 करोड़ आवेदन मिल रहे हैं। वक्त ब्रेक का। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। शुरू करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज। तो आरईसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। आरईसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्विच ने 2 नए फीचर्स के साथ एक नया शील्ड मोड टूल लॉन्च किया। विमानन नियामक डीजीसीए के सहयोग से इंडिगो एयरलाइन ने पायलटों के लिए डिजिटल ई लॉगबुक लॉन्च की। ई लॉगबुक पायलटों को इंडिगो सिस्टम के ईजीसीए लॉगबुक में सीधे उड़ान डेटा ट्रांसफर सेवा प्रदान करेगी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया। यूक्रेन पर रूसी हमलों को लेकर विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने कहा, यूक्रेन में ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $350 बिलियन की धनराशि खर्च हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि यूक्रेन में हिंसा के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि वैश्विक विकास दर में अगले वर्ष 2% की गिरावट होने की संभावना। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते हिंसा के बीच दोनों देशों ने सेवा कर्मियों की अदला बदली की। रूस के रक्षा मंत्रालय और यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि दोनों देशों के बीच 50 सेवा कर्मियों का आदान प्रदान किया जाएगा। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी गोलाबारी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त अपार्टमेंट ब्लॉकों के पास गश्त किया। स्थानीय निवासियों ने रूस और राष्ट्रपति के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जुलाई 2023 में शिखर सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन का औपचारिक रूप से नेटो सदस्यों के रूप में स्वागत होगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ गठबंधन पर जोर दिया जाएगा। इस गठबंधन से रूस इस युद्ध को नहीं जीत सकता। इजराइल के मनोनीत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और घोर दक्षिणपंथी नोआम पार्टी ने एक गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे घोर दक्षिणपंथी सरकार बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दक्षिण अमेरिका देश में चुनाव कराने के लिए प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने का आह्वान किया। अमेरिकी कांग्रेस ने रेल कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए एक बिल को अंतिम स्वीकृति दे दी। सेनेट में 44 डेमोक्रेट्स, 2 निर्दलीय और 6 रिपब्लिकन सांसदों ने रेल कर्मचारियों के पक्ष में मतदान किया। दक्षिणी ब्राजील
में मूसलाधार बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि बारिश के तेज बहाव के कारण एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पर संसदीय जांच के बाद पद छोड़ने का दबाव और बढ़ गया। सिरिल रामाफोसा पर देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप। स्पेन के मैड्रिड स्थित अमेरिकी दूतावास में एक संदिग्ध लिफाफे में बम बरामद किया गया। पुलिस ने बम को नष्ट कर दिया। चीन में लॉकडाउन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने सेंसरशिप और बोलने की आजादी पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीन की उप प्रधानमंत्री सन चुनलान ने कहा कि देश महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के मामले में नई स्थिति का सामना कर रहा है, जिसमें ओमिक्रॉन वायरस कम घातक हो गया। फीफा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम की टीम फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गई। बेल्जियम ने क्रोएशिया के साथ ग्रुप एफ के अपने अंतिम मुकाबले में ड्रॉ खेला। वहीं पिछले विश्व कप के रनर अप क्रोएशिया ने अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रोएशिया को नॉकआउट दौर के लिए महज एक ड्रॉ की जरूरत थी। 4 बार की विश्व विजेता टीम जर्मनी भी कतर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हालांकि जर्मनी ने ग्रुप ई के अपने अंतिम लीग मैच में कोस्टा रिका को 4-2 से हराया। जर्मनी ने नॉकआउट में पहुंचने के लिए जीत के साथ बेहतर गोल अंतराल की भी जरूरत महसूस की। टीम ने जीत तो हासिल की, पर टीम स्पेन से गोल अंतर से पीछे रह गई और तीसरे स्थान पर रही। जापान ने विश्व कप के ग्रुप ई में स्पेन को 2-1 से हराकर अंतिम 16 टीमों के नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। ग्रुप ई में जापान अंक तालिका में शीर्ष पर। फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मोरक्को की टीम ने नॉकआउट में अपना स्थान पक्का कर लिया। मोरक्को 1986 के बाद पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। मोरक्को को आगे बढ़ने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की आवश्यकता थी। ग्रुप में 3 मैचों में 7 अंकों के साथ शीर्ष पर। 4 खिलाड़ी हाकिम जिएच और यूसुफैन नेसरी के गोल की बदौलत मोरक्को की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कतर विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में ग्रुप एच में पुर्तगाल का सामना दक्षिण कोरिया से। पुर्तगाल अंक तालिका में 2 मैच जीतकर पहले स्थान पर। पुर्तगाल की टीम पहले ही नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि दक्षिण कोरिया के अंतिम 16 के लिए राह मुश्किल नजर आ रही है। फीफा विश्व कप के ग्रुप एच के एक अन्य मुकाबले में उरुग्वे का सामना घाना से होगा। अंक तालिका में घाना की टीम 1 जीत के साथ दूसरे स्थान पर। कतर वर्ल्ड कप में घाना को नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए 1 जीत या ड्रॉ की जरूरत, जबकि चौथे स्थान पर काबिज उरुग्वे के अंतिम 16 की संभावनाएं बेहद कम। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी में आज देर रात होने वाले मुकाबले में ब्राजील की भिड़ंत कैमरून से। ग्रुप में टॉप पर काबिज ब्राजील नॉकआउट दौर में प्रवेश कर चुकी है, जबकि कैमरून को अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी के एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड का सामना सर्बिया से होगा। नॉकआउट दौर में जगह बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए ये मैच जीत या ड्रॉ करना जरूरी है। नाडा दिव्यांग एथलीटों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आज समावेशन संगोष्ठी का आयोजन करेगी। खेल विभाग में सचिव सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के एशिया ओशनिया क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक केनी ली संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान में 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची इंग्लैंड की टीम ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन 75 ओवर में 4 विकेट पर 506 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम किसी टेस्ट के पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन गई। उसने ऑस्ट्रेलिया के 112 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। जैक क्रॉली, ओली पॉप, बेन डकेट और हैरी बुक ने शतकीय पारियां खेली। अभिनेता कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म फ्रेडी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज। अभिनेता आयुष्मान खुराना की पहली एक्शन फिल्म एन एक्शन हीरो आज सिनेमाघरों में उतर रही है। तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म हिट द सेकंड केस आज सिनेमाघरों में रिलीज। फिल्म में अद्विशेष और मीनाक्षी चौधरी लीड रोल में। अभिनेता विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म अगले साल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टेलीविजन स्टार श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने हाल ही में सलमान खान अभिनीत फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग पूरी कर ली। अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक रेवती ने विशाल जेठवा को अपनी फिल्म सलाम वेंकी में वेंकी की भूमिका के लिए साइन करने का कारण साझा किया, जिसमें अभिनेत्री काजोल भी दिखाई देंगी। अभिनेता किच्चा सुदीप की फिल्म कब्जा के हिंदी टीजर को रिलीज कर दिया गया। फिल्म में किच्चा सुदीप
के अलावा श्रेया सरन जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल। अभिनेता शाहरुख खान ने सऊदी अरब में अपनी आने वाली फिल्म डंकी की शूटिंग पूरी कर ली। शूटिंग पूरी होने की खुशी में उन्होंने इंस्टाग्राम पर शूट लोकेशन से एक वीडियो पोस्ट किया और इसे एक सफल प्रोजेक्ट बनाने के लिए सऊदी अरब की संस्कृति मंत्रालय और फिल्म की टीम को धन्यवाद दिया। हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डिनीरो नेटफ्लिक्स सीरीज 0 डे में काम करने के लिए तैयार। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सीरीज एक राजनीतिक थ्रिलर होगी। अभिनेता और गायक पर्ल वी पुरी ने अपनी आगामी गीत होरा नू का ट्रेलर जारी किया। गीत में सारा गुरपाल ने अपनी आवाज दी है। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की फिल्म छतरीवाली का पोस्टर रिलीज। फिल्म OTT पर होगी स्ट्रीम। तो एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नीचे इजाजत।